बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हीट वेव वाली सिचुएशन एग्जैक्टली जो कहा जा रहा था, प्रेडिक्शन की जा रही थी, वो सूरत हाल है। और रोज़ाना की बुनियाद पर हम मौसम की सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं और बताते रहते हैं जी मौसम किस तरह का होगा, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है। गर्मी से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको ज़रूर फॉलो करें ताकि शदीद वाली गर्मी से महफूज रह सके। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, शाहिद सिप्रा साहब और इमरान यूनस ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ हम चल रहे हैं और पहली खबर है जी, जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की तजवीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दी, जिसे वफाकी काबीना ने मंजूर कर लिया। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद जो कि पूरी दुनिया ने देखी, पूरी दुनिया ने सराही, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। शाहिद सिप्रा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आपने कामयाबी का जिक्र किया तो फिर मेरे ख्याल में आर्मी चीफ को ताहयात कोई ना कुछ ऐसा दे देना चाहिए कि ये उनके क्रेडिट पे बात है। दूसरी बात कि फील्ड मार्शल का ओहदा दिया, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। ये फील्ड मार्शल आपको क्यों ये ओहदा दिया जाता है कि आप मुल्क में ऐसी कोई सरगर्मी करें, कोई इस तरह की एक्टिविटी करें जिससे ना सिर्फ फ़ौज का मुराल बुलंद हो बल्कि उसके साथ साथ जो कौम है वो भी अपने आप पर फ़ख्र महसूस बिल्कुल करे। ऐसे ही है। और ये वाक़या था 10 मई का, जब भारत ने आप पर अटैक किया, बेसिस पर अटैक किया, और उसके रद्द अमल ने आपकी पाक फ़िज़ाइया ने इसी आर्मी चीफ की सरबराही में जब रिएक्ट किया और उनकी बेसिस को तबाह किया और पूरी दुनिया ने देखा, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा है, उसके बाद ये उनको ओहदा दिया गया। देखें, आज अगर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है ना, आज अगर हम लोग कहते हैं कि हमारे मुहाफ़िज़ अगर बॉर्डर्स पर मौजूद हैं तो ये सारा क्रेडिट आपकी अफ़वाज पाकिस्तान को जाता है। हम लोग रोज़ाना टिकट्स चलते देखे हैं कि इस जगह पर इतने जो नौजवान हैं वो शहीद हो गए हैं, इतने शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए हैं, इतने जो ऑफिसर्स हैं वो शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। तो ये जो शहादतें हैं और ये सारी जो वतन के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, ये उनका एतराफ़ है कि आप इस तरह के ओहदे जो हैं उन पर फाइज करते हैं। अब दो चीज़ें जो हैं वो आपके मौजूदा गवर्नमेंट जिस तरह मर्जी उनको आपकी अपोजिशन तनकीद का निशाना बनाए, जिस तरह मर्जी क्रिटिसाइज़ करे, दो चीज़ें जो हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर के क्रेडिट पे आ गई हैं। एक तो भारत के साथ जंग लड़ी, वो प्राइम मिनिस्टर की इन्हीं की हुई, वो मियाँ शहबाज शरीफ का क्रेडिट है। दूसरा, कैबिनेट में तजवीज़ भी वो देते हैं कि मौजूदा जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर हैं, इनको आप फील्ड मार्शल के ओहदे पर हम तरक्की देना चाहते हैं, तो उसको कैबिनेट ने मंजूर किया। ये देखें, ये तारीख बन गई है, ये लिखी जाएगी, ये कैबिनेट के जो मिनट्स होंगे उसमें लिखा जाएगा, पाकिस्तान की तारीख में ये मौजूद रहेगा। अब ये दूसरे फील्ड मार्शल हैं, पहले भी हुआ, उन पर भी तनकीद भी होती है, लेकिन फील्ड मार्शल का ऐसा होता है कि आपकी रिटायरमेंट ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, आपने रिटायरमेंट के बाद ही फील्ड मार्शल ही रहना है और साथ में वो रिटायर्ड का लफ्ज ही नहीं आना। तो ये देखें, इतना बड़ा ओहदा और इतना बड़ा एजाज़ अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है तो मेरे ख्याल में हमारे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इसके मुस्तहिक भी थे और उनको कौम की जानिब से और अपनी तरफ से हम सबको मुबारकबाद भी देनी चाहिए। और आइंदा भी हमें तवक्को रखनी चाहिए कि हमारी अफवाज पाकिस्तान मुतहरिक हैं। और इस वक्त भी देखें कि आपके सुपर पावर बीच में आके उन्होंने सीज़ फायर करवाया, भारत ने रिक्वेस्ट की और वो रिक्वेस्ट चलती चलती पाकिस्तान तक पहुंची, सीज़ फायर हो गया। लेकिन उसके बावजूद अभी तक उनके मीडिया की बात करें, उनके सोशल मीडिया की बात करें और यहाँ पे एक ख़ास ग्रोह के अगर सोशल मीडिया की बात करें, अभी तक हम सब लोगों को आपने हालत जंग में रखा हुआ है। हालांकि इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। अब जंग हो गई, उसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, उसके बाद सीज़ फायर भी हो गया। ये छोटी मोटी बॉर्डर पे LOC पे फायरिंग होना, गोलाबारी होना और उसके साथ ये रूटीन में चलती रहती हैं चीज़ें। जाहिर है दुश्मन है ना, आमने सामने, जब आपके सामने दुश्मन हो तो फिर आपने खामोश तो नहीं ना बैठना, बिल्कुल ऐसे उसका रद्द अमल जाता है। इसलिए मेरे ख्याल में आज आप देखिएगा, आज तो अभी वर्किंग दिन है, डे है, इसके बाद जो कोई ऑफ आएगा, कोई इस तरह की, उसके बाद रिलीज़ होंगी, इनके हक में निकाली जाएंगी, अफवाज पाकिस्तान के साथ जो है वो इजहार यकजहती किया जाएगा। तो मैं तो मुबारकबाद देता हूँ और इमरान यूनस से भी रिक्वेस्ट करता हूँ नहीं, और ये पूरी कौम का देखा, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कहता हूं कि एक ऐसा वाकया है जिसने आपको एक दफ़ा फिर
उस लम्हे पे आकर खड़ा किया है जो कि मायूसी के आलम में हम लोग थे, बिल्कुल महंगाई में पिसे हुए, सब यकजा हो गए, ताजर आपके साथ, आम शहरी आपके साथ, छोटी बड़ी तंजीमात जो मर्जी कर लें, आप बिल्कुल एक कौम बन के उभर कर सामने आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान यूनुस। देखिए जी, अगर बात की जाए इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से, तो हमारे कुछ ऐसी लाइन ऑफ कंट्रोल्स हैं, कुछ ऐसी चेक पोस्ट हैं, कुछ ऐसी चौकियां हैं जहां पर हर वक्त जो है वो तनाव चला रहता है और गोलाबारी और जो है फायरिंग का तबादला होता रहता है। यही वजह है कि अक्सर हम सुनने में ये ख़बरें जो है वो हमारे सामने आती हैं कि हमारे कुछ अहलकार जो हैं वो शहीद हो गए हैं। ठीक है, वो ऑब्वियसली लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उस पर वो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान हर वक्त ये जिसको हम मामूली तो नहीं कह सकते, लेकिन फायरिंग का तबादला होता है और उसमें समटाइम ये चीजें उस तरह अगर आप न्यूज चैनल ना देखें तो नहीं पता होता, सामने नहीं आती, ताकि लोगों में अफरा तफरी और लोग जो हैं वो परेशान ना हो। ये हमारे सिक्योरिटी इदारे जो हैं, हमारे जो अफवाज हैं, वो इस चीज़ का ख्याल रखती हैं कि वो तो अपनी जिम्मेदारी सरअंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ माशरे में बगाड़ पैदा ना हो, इसलिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो होती है, जो कि होती तो हकीकत है, लेकिन उसको दबा लिया जाता है, थोड़ा कम कर लिया जाता है, ताकि लोगों में अफरा तफरी जो है वो ना फैले। अच्छा, अगर हम आ जाएं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब, तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के दूसरे ऐसे फ़र्द हैं जिनको फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो मिला है। नो डाउट अगर हम बात करें 65 की जंग की, 71 की जंग की, तब तो हम नहीं थे, लेकिन अब हमें खुशी इस चीज़ की भी है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को ये भी कह सकते हैं कि 10 मई 2025 की जंग में हम थे, जिसमें पाकिस्तान जिसमें पाकिस्तान ने भारत को नाको चने चबवाए। और आप ये देखें कि अभी भी भारत का, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी ये कहा था कि मैं पाकिस्तानी मीडिया से ज़्यादा आजकल इस 10 मई के बाद भारतीय मीडिया को ज़्यादा देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। वो अभी तक, शाहिद सिफरा साहब, आप तो ये कह रहे हैं ना कि हमारे सोशल मीडिया पे अभी भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो जंग जारी रखे हुए हैं, जंग जैसी कैफियत पैदा कर रहे हैं। भारत का मीडिया जो है वो अभी भी यही जाहिर कर रहा है कि जी भारत जो है वो जंग जीत चुका है, पाकिस्तान को अब ये करेंगे, पाकिस्तान को वो करेंगे, मतलब वो अपने झूठा, बिल्कुल उनका मीडिया जो है वो इस किस्म का कर रहा है। तो बड़ी हंसी आती है कि यार ये मतलब जैसे कार्टून नेटवर्क आप देख रहे हैं, तो मैं अक्सर हंस भी रहा होता हूँ उनका वो सारा मीडिया जो जिस किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो पास आउट कर रहा होता है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली उनके सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, उनकी हुकूमत की तरफ से उन्हें बताई जाती है कि आपने ये काम करना है। रही बात कि इस ऑपरेशन में जो बेहतरीन हिकमत अमली जो है वो हमारी अफवाज ने शो की, उस पर ये एजाज़ जो है ये लाजमी, हमें बड़ी खुशी की बात है, और ये एजाज़ जो है वो आर्मी चीफ का बनता भी था। इसके साथ साथ ख़ास बात जो है, बल्कि खुशी की बात ये भी है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जब उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से उनको फील्ड मार्शल का ओहदा देने की सिफारिश जो है वो की, जिसे काबीना ने अप्रूव कर लिया। इसके साथ साथ हमारे जो एयर चीफ हैं उन्हें भी ज़हीर बाबर जो हैं उनकी खिदमात जो है उनको भी जारी रखने का डिसीजन जो है वो लिया गया। तो मेरे ख्याल से ये वाकई बड़ी खुशी की बात है, और ये एजाज़ वो हक बजानिब थे कि उनको ये एजाज़ात जो हैं वो मिलते। ये इस बात को तो ज़रूर हम अप्रिशिएट करेंगे कि ये एजाज़ उनकी जानिब से शहदा के नाम किया गया, गाजियों के नाम किया गया। नो डाउट आपकी टीम आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, और आप सिर्फ इस तरह के एजाज़ात जो आपको मिले उनमें आप उन शमूलियत और उनका हिस्सा करते हैं, तो मेरे ख्याल से टीम का मोराल आपकी बहुत बुलंद होता है। अच्छा जी, फील्ड मार्शल की क़यादत ने पाक फौज नई बुलंदियों को छुएगी, ऐसा कहना है मोहसिन नकवी साहब का। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। मार्का हक की शानदार फतह के बाद फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की सैयद आसिम मुनीर का हक था। इसको तमाम हल्कों की जानिब से सराहा जा रहा है। शाहिद सिफरा साहब, देखें ये आम तासुर भी है। आप, मैं, इमरान, ये हमारे जो कैमरामैन आप हमें दिखा रहे हैं, इनमें से या आपके इंडोर जो लोग बैठे हैं, नाम ना लिया आयशा का तो वो फिर कहेगी हमारा नाम नहीं लिया, जो इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रही हैं। अच्छा प्रोग्राम हुआ, उसका क्रेडिट भी बिल्कुल ऐसे ही है। कहीं पे डाउन हुआ, वो भी आपको ही रहना है, बिल्कुल हम उसके लिए जवाब देंगे। देखें जो अच्छा काम है उसकी जब एप्रिसिएशन होगी, जब आप उस काम को कंसीडर किया जाएगा, तो उसके बदले में कुछ आपको कोई भी मराद दिए दी जाए, कुछ भी दे दिया जाए। मैं कहता हूँ कि एप्रिसिएशन ही जो है एक मैसेज भी आ जाए कि ये आपने अच्छा काम किया, तो वो आपके लिए ऑक्सीजन साबित होती है। ठीक है, इसी तरह 2 दफा आपके प्राइम मिनिस्टर साहब उनको कर, एक तकरीब में उन्होंने थपकी दी, याद है जी? बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी सोशल मीडिया पे चली, किसी और एंगल से भी चली, जैसे भी चली, लेकिन एप्रिशिएट किया।
वो हुआ। उसके बाद अभी देखें, अभी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है कि अफवाज पाकिस्तान का मोराल बना दूंगा, अफवाज पाकिस्तान मजबूत होगी। और फिर साथ में कहा गया कि शुजात के साथ, किस मेहनत के साथ ये सारा काम किया गया। ये पूरी कौम की आवाज़ है, ये एक सिर्फ वज़ीर दाखिला की स्टेटमेंट नहीं है, ये पूरी कौम की आवाज़ है। और पूरी दुनिया ने देखा है नो डाउट कि आपकी अफवाज पाकिस्तान ने किस तरह दुश्मन मुल्क को जवाब दिया और किस तरह उनको घुटने टेकने पर मजबूर किया है। तो ये अप्रिसिएशन या इस तरह का ओहदा या आप किसी की मेहनत को या उनका जो काम है उसको जब क्रेडिट देते हैं या उसको कंसीडर करते हैं तो उसके उनका हक होता है इस तरह की चीज़ मिलना। और ये चीज़ें जो आज कौम उनको अच्छे अल्फाज में याद कर रही है या उनको ओहदे दिए जा रहे हैं, ये सारा क्रेडिट उनका है। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि हमारे अफवाज पाकिस्तान मजबूत हों, मजबूत हो, ताकि दुश्मन की हमेशा इस तरह की मैंने एक लाइन पढ़ी थी, बड़ी मुझे लाइन बड़ी अच्छी लगी कि 6 लाख लोग जाग रहे थे, 24 करोड़ सो रहे थे। ये कहने को 2 अल्फाज हैं, बिल्कुल सही, लेकिन ये हकीकत है इसमें ही थी कि हम लोग जब ड्रोन आए और आपके लोगों ने बहुत सारों ने लाहौर में जब पहले आया गुलबर्ग में खौफज़दा भी हुए, उसके बाद खौफ की कैफियत पैदा हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें डाउन होना शुरू हुई। क्यों डाउन शुरू हुई? तो आपको पता था कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे अफवाज पाकिस्तान, हमारे जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो इदारे हैं जिन्होंने हमारी सिक्योरिटी करनी है, वो मुतहरिक हैं, वो जाग रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये वक्त है कि अफवाज पाकिस्तान के साथ हम खड़े हों। और उस वक्त में जब दुश्मन ने हमला कर भी लिया, उसका जवाब भी ले लिया, उसके बावजूद नहीं बाज आ रहा। बिल्कुल आप ठीक है। आज भी उनके, जिस तरह इमरान जिक्र कर रहा है, आज भी उनके चैनल्स पे वही जंग के हालात हैं। बिल्कुल ऐसे उसी उनका कोई बयानिया कामयाब नहीं हुआ। मैं तो ये कहता हूँ, देखें, ये पहले तो उन्होंने जंग का नाम ही नहीं लिया। आखिरी मिनट लूंगा आपसे, जंग का नाम नहीं लिया। पहले आगाज कहाँ से किया कि उनके वहां पे वाकया हुआ, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने ये कराई, FIR 10 मिनट में दे दी। उसका जवाब वो बयानिया ना बना, वो 10 मिनट ही उनको ले डूबे FIR के। बिल्कुल। उसके बाद इन्होंने हमारी मसाजिद पे हमला कर दिया कि ये जो है वो दहशतगर्दों के मुबैना तौर पर ठिकाने थे। बिल्कुल, रिहायशी इलाकों पे हमला किया, बच्चों पे हमला किया, बच्चों शहीद हो गए, वो भी बयानिया ना बना दहशत। अच्छा, फिर वहां पे ये बयानिया बनाने की कोशिश की कि हम जंग नहीं कर रहे, हम तो दहशतगर्दों को जो ठिकानों को जो है वो निशाना बना रहे हैं, लाइक इस तरह की बात। अल्टीमेटली जब आप बेसिस पे आप लोग आए, फिर उसका तो जवाब देना था। तो मेरे ख्याल में ये वक्त है हमें सियासी नजरियात को बुलाकर, सियासी वाबस्तगी को पीछे रखकर और शख्सियत पाकिस्तान ने तो हमेशा अमन का पैगाम दिया है, शख्सियत परस्ती को पीछे रहकर और हमें इस नारे की तरफ तो जाना है। पूरी कौम का फख्र है और पूरी कौम का मेरे ख्याल से इस पे मेरे मुबारकबाद की मुस्तहिक भी है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे और अच्छी खबर है जी, 9 अफसरान को फारिग किया गया। अफसर को भी फारिग किया जाए तो मैं कहती हूँ क्या कमाल हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे कोताही साबित हुई है, किस तरह से साबित हुई है, किया क्या जा रहा था, ये लेस्को के अफसरान है, इसलिए आपके लिए खुशखबरी है। शायद से देखिए, एक ये लंबी कहानी है। ये इन ऑफिसर्स पे बहुत सारे इल्ज़ाम थे। बाद पे ओवर बिलिंग के थे, बाद पे बिजली चोरी के थे, अच्छा, बाद पे डिपार्टमेंटल्स कुछ कोताहियों। और किस तरह से चेक किया जाता है, क्या मॉनिटरिंग की जाती है खुफिया तरीके से? आसान तरीका देखें, लॉसेस रिकवरी 2 ऐसी चीज़ें हैं लेस्को में कि आप उससे आपका पैमाना जो है वो पता चल जाता है। फिर हम ना बड़े आसानी से कह देते हैं कि ट्रिपिंग हुई और बिजली बंद हुई। ये जो ट्रिपिंग है ना, इसका भी शोकाज नोटिस होता है कि आप जिस मुतलका सब डिवीजन के SDO हैं वहाँ पे कितनी दफ़ा फीडर ट्रिप हुआ है, वहाँ पे कितनी ट्रिपिंग्स आई हैं, इसका भी शोकाज नोटिस होता है, इसकी भी जवाबदेही होती है। सही। तो बहुत सारे मसाइल होते हैं जिनका ये सामना कर रहे होते हैं। ये वो लोग थे जिनको संगीन नौयत की सज़ाएँ सुनाई गई और इनको नौकरी से फारिग किया गया। और साबिक डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर की जानिब से इनकी ज़ाती सुनवाई के बाद इन सब लोगों को नौकरी से फारिग किया। इनमें से एक जो है वो बाहर चले गए हैं, UK में है, वो वैसे ही लेस्को छोड़ गए थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो चले गए। उसके बाद कुछ लोग थे जो टर्मिनेट हुए। उसके बाद अच्छा, अब इसमें अबहाम कहाँ पे था? जो मैंने PM की इंक्वायरी कमेटी का जिक्र किया है, जो साबिक लेस्को चीफ शाहिद हैदर गुजरे हैं, वो डायरेक्टर ऑपरेशन थे और उनके पास लेस्को चीफ का एडिशनल चार्ज था। इनकी अपील गई, जब CSD ने इनको टर्मिनेट किया तो उनकी अपील गई बहाली के लिए, या बहाली के बाद उनको कुछ सज़ा जो है उसको मुख्तसर करने के लिए बतौर डायरेक्टर ऑपरेशंस उनके पास गई। उन्होंने वो अपीलें मुस्तरद कर दी।
मुस्तरद हो गई। उसके बाद आखिरी जो उनकी अपील थी वो लेस्को चीफ के पास लगनी थी। अच्छा, बतौर डायरेक्टर ऑपरेशंस उन्होंने इनकी अपीलें मुस्तरद की और बतौर लेस्को चीफ वही अपीलें एक्सेप्ट कर ली। अब यहाँ पे वो कंट्रोवर्शियल चीज़ बन गई कि आप जो निचली सतह पे बतौर डायरेक्टर ऑपरेशंस आप एक चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं, हाँ। और बतौर सरबराह आप एक चीज़ है उसको मान रहे हैं। सही। इस बुनियाद पर कंप्लेंट हुई और प्राइम मिनिस्टर ने एक इंक्वायरी बनवाई, और इंक्वायरी में जब ये चीज़ें सामने आई तो उनकी जानिब से ऑर्डर हुआ कि पहले सस्पेंड किया जाए, इन लोगों को सस्पेंड किया गया और अब नौकरी से इनको बर्खास्त कर दिया गया है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि इनके पास अभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि ये नौकरी पे बहाल होते हैं नहीं होते हैं, कोर्ट में जाएंगे, कैसे होगा, ये एक बात का मसला है। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर की इंक्वायरी में ये जो लोग हैं, जिसमें एक एक्सीएन शामिल हैं और कुछ एसडीओ बाकी लोग सबक सीखते हैं इससे? सीखते हैं, देखे क्यों नहीं सीखेंगे। एक बंदा है जो जिसने अभी नौकरी स्टार्ट की, एसडीओ है, जिसने अभी कोई 30-35 साल इस कंपनी में सर्व करना है, वो अचानक से नौकरी से फारिग हो जाए और सारी चीज़। अच्छा, एक नौकरी जो जाती है ना उसके पीछे बहुत सारे महरक़ात होते हैं, आपका पूरा खानदान इफेक्ट होता है। नो डाउट। और आप इस तरह से अगर जाएं तो फिर तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत बड़ा एक वो चीज़ है। इसी तरह इसमें बहुत सारे नाम हैं जो पहले टर्मिनेट हुए, फिर बहाल हुए, फिर टर्मिनेट हो गए, तो ये चीज़ें हैं चल रही हैं। लेकिन एहतसाब का रास्ता तो ज़ाहिर हर कंपनी में मौजूद होता है, लेकिन पसंद नापसंद भी मौजूद होती है। आप पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी भी जाते हैं, फिर इस तरह की चीज़ें भी देखी जाती हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन पर कंट्रोवर्शियल फैसले हैं कि सज़ा किसी को होनी चाहिए थी, किसी को सुना दी गई, इस तरह की इन्हीं केसेस में शामिल है। हाँ, इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी हैं इनमें। लेकिन देखें अब ऑनवर्ड्स क्या होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर थे, प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर बनने वाली इंक्वायरी कमेटी थी, उसकी बुनियाद पर तो ये ना कि अवाम के ऊपर जो इजाफी बोझ डलता है, अवाम जो परेशान होती है, बिजली चोरी किसी इलाके में हो रही होती है, हमने मंडे को डिस्कस किया, कर कोई रहा होता है, भुगतना किसी को पड़ता है, इन चीज़ों से छुटकारा अवाम को मिल जाए अगर इस तरह से आप फारिग लोगों को करने लगे हैं जो इन चीज़ों में मुलविस हैं। इमरान, देखिए प्राइम मिनिस्टर की इंक्वायरी रिपोर्ट के डिसीजंस हैं ये, और ये कोई मामूली बात नहीं है कि आप एक एक्सीएन और 5 एसडीओज़ को जो है वो नौकरी से बर्खास्त कर दें। हम हमेशा इस प्रोग्राम में बैठ के यही बात कर रहे होते हैं कि भाई ठीक है, हमेशा लेस्को जो है वो इस चीज़ का रोना रोता है कि जी लाइन लॉसेज जो हैं वो बढ़ गए हैं, बिजली चोरी जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। और इस रिपोर्ट के बारे में वही बात करें कि फ़राइज़ में गफलत और कोताही जो है उसकी बेस पर इनके खिलाफ एक्शन जो है वो लिया गया है। तो हम हमेशा यही कहते थे कि भाई अवाम पर ही क्यों बोझ डाला जाता है। अगर लाइन लॉसेज हुए हैं, टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं उनको पूरा करने के लिए, और कहीं ओवर बिलिंग जो है वो हो रही है, तो हम हमेशा ये कहते थे कि सज़ा और जज़ा का कानून लेस्को के अंदर ही क्यों नहीं हो रहा। तो ये मेरे ख्याल से हमारे उन सवालात जो हम यहाँ प्रोग्राम में बैठ कर करते थे, ये उसका वाज़ेह जवाब है कि प्राइम मिनिस्टर की इंक्वायरी रिपोर्ट के को मद्देनज़र रखते हुए इनके खिलाफ एक्शन जो है वो लिया गया है। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर 100% नहीं, 100% तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि आप लेस्को को जो है वो 100% ठीक कर सकेंगे। मेरे ख्याल के मुताबिक कम से कम कोई 60-70% तो बेहतरी आएगी। वाले लोग जो है वो थोड़े एक मिसाल कायम हो गई ना कि भाई अगर पकड़ हो गई तो फिर आप लोग फारिग हो। इससे पहले भी निगरान सेटअप में भी हमारे भी कई एसडीओ जो है वो जानने वाले थे, आप यकीन जाने वो इस कदर डरे सहमे बैठे थे। वो कहते थे भाई नहीं, संडे वाले दिन भी दोस्त है मेरा एक एसडीओ, मैं संडे वाले दिन उसकी तरफ गया मिलने, तो पता चला जी कि वो जी एक टीम आई थी उसके साथ, वो निकले हुए हैं चेकिंग पर। मैंने कहा भाभी को कहा, मैंने कहा आज तो संडे है। कहते भाई नहीं, कोई संडे सुंडे नहीं है, हम वो काम कर रहे हैं। तो मुझे सुन के खुशी हुई कि यार बहुत अच्छी बात है कि अवाम की फलाह के लिए ये लोग जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल के मुताबिक तमाम अफसरान अगर अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से अदा करें, का रास्ता भी होगा इनका कि जीरो टॉलरेंस है। देखें इसके बाद जो रूल्स हैं उसी कमेटी ने रूल जो 12 है उसके अमेंडमेंट का भी इन्होंने कहा कि उसको अमेंडमेंट करें। उसके तहत लेस्को चीफ टर्मिनेशन के बाद फिर एक दफ़ा इनको सुन सकते हैं। सही। अगर उसमें अमेंडमेंट हो जाती है तो फिर वो इनको नहीं सुन सकेंगे। मेरा जो ज़ाती ख्याल है, जो मुझे लग रहा है, और ये शायद अब कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से शायद कोई रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज लेस्को की चले वो तो बाद वाली स्टोरी है। बट वी रियली अप्रिशिएट कि कम से कम इस तरह की इंक्वायरियां अगर हो रही हैं तो लोगों को पता होगा कि अगर उनको परेशान कहीं से किया जाता तो उसके लिए भी हल निकाला जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है जी, इस तरह का एहतसाब का अमल। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। खुश आमदीद। फ्रूट, सब्जी और गला मंडियां भी अपग्रेड होंगी, वक्त की अहम ज़रूरत है। और हम बारहा सब्जी मंडी का अगर कभी किसी ने विज़िट किया हो तो वहाँ के हालात आपने देखे ही होंगे।
फ्रूट मंडी का अब 17 अजला में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई है। ये ब्यूटिफिकेशन तो है, यह मेरे ख्याल से जितनी गंदगी और गलाजत है, सबसे पहले सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इमरान यूनुस, देखिए जी, ब्यूटिफिकेशन के हवाले से ये इजलास जो है वो लिया गया और उसमें ये डिसीजन जो है वो लिए गए, और भी काफ़ी डिसीजन जो है वो कल होने वाले इस इजलास में लिए गए हैं। लेकिन अच्छी बात है कि हर ज़िले की जो फ्रूट मंडी और सब्ज़ी मंडी है उसकी हालत जो है बेहतर करने के लिए भी हिदायत जो है वो जारी की गई हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक अभी भी अशद ज़रूरत है। इनफैक्ट लाहौर के हवाले से अगर बात करें, चूँकि मेरा घर इकबाल टाउन में है, तो मैं एक दिन इकबाल टाउन वाली जो फ्रूट मंडी और सब्ज़ी मंडी है वहाँ पर चला गया। पहले की निस्बत वहाँ पर हालात बहुत बेहतर हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि ये लाहौर के अहम एरिया की सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी है, उसके मुताबिक वहाँ पर अभी भी गुंजाइश है कि इंतज़ामात जो हैं उसको मज़ीद बेहतर किया जा सके, क्योंकि लोगों का एक बड़ा रश जो है वहाँ देखने में सामने आता है। लेकिन अगर आप लारी अड्डे वाली साइड पे चले जाएं, वहाँ पर तो हालात जो हैं वो फिर आप सबको पता है कि वहाँ पर कैसे हैं। अगर लाहौर जैसे शहर में फ्रूट मंडी और सब्ज़ी मंडियों के हालात ही हैं, तो बाकी जो अजला हैं जहाँ पर नज़र नहीं जाती, जहाँ पर आपके अरकान असम्बली नहीं जाते, जहाँ पर आपकी ब्यूरोक्रेसी नहीं जाती, वहाँ के हालात क्या होंगे? वहाँ पर तो आपने छोड़ दिया ना आवाम को। लेकिन बदामी बाग सब्जी मंडी डीसी साहब का हर रोज जाना बनता है, जाना चाहिए। आई डोंट नो वो कब कब जाते हैं, क्योंकि हमने माजी में तो बहुत सारे डीसी साहिबान को देखा है, मुतहरिक भी रहते हैं वहाँ पे जाके, जब बोली लगती है तब वहाँ पे मौजूद भी होते हैं, बट हालात वहाँ के बहुत ख़राब हैं। शायद से जिस दिन जाएंगे आपको पता चल जाएगा, प्रेस रिलीज भी आ जाएगी, वीडियो भी आ जाएगी, तस्वीरें भी आ जाएंगी, तस्वीरें भी आ जाएंगी आपको उसी दिन पता चल जाएगा, या अगले दिन आप प्रोग्राम में बैठी होंगे, छपी होगी। नहीं, उसी दिन पता चल जाता है, उसी दिन पता चल जाता है वो गए। देखें, मुझे बताएं कि वज़ीर आला पंजाब, सबसे पहले तो मैं सफाई की बात करूंगा, ये और तजावुज़ात, ये दोनों ऐसे क्रेडिट हैं जो मौजूदा सीएम को जाते हैं। मेरे गांव में जहां पर सवाल ही पैदा नहीं होता था, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि गांव में हम लाहौर का बार बार जिक्र करते हैं, अगर आप लोग वहां पे अगर ये कंटेनर जा रहे हैं, मतलब ऐसा इलाका जिसको कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ पर भी इस तरह की कोई एक्टिविटी हो सकती है, जो कि आपके शहर से 18-19 किलोमीटर दूर है। शहर के अंदर तो चलो समझ आती है कि शहर में सारा कुछ, उससे 18-19 किलोमीटर दूर जो गांव हैं वहाँ पर आकर इस तरह की सफाई सुथराई का काम हो, ये क्रेडिट जाता है। लाहौर शहर को देख लें, बहुत सारी शहराएँ हैं जिन पे हम लोग, मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं अगर आपको जिक्र करूँ जिस साइड से मैं ट्रैवल करता हूँ, आप तांदलियाँ वाला, उकाड़ा, समंदरी, गोजरा, आपको मार्केट्स के सामने बोर्ड्स और वो सफाई और तजावुज़ात का खात्मा वाज़े नज़र आता है। देखें, वो चीज़ें हैं जो इनको क्रेडिट दें। अब दूसरी बात रही गला मंडी और फ्रूट मंडी, मैं ये कहता हूँ सबसे पहले मयार और कीमत को बरकरार रखने की ज़रूरत है। सफाई तो आपकी है ही ज़रूरी, और सब्ज़ मंडी हो या बकर मंडी हो, सफाई रखना इंतहाई मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन नहीं। आप देखें वहाँ पे जो आड़ती नहीं, आप पाबंद कर सकते हैं, जो कारोबार कर रहे हैं लोग, उनसे कहें कि भाई आपकी जो शॉप है, आपका जो दुकान है, जहाँ आपने ये सारी चीज़ें सजानी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो इसको सफाई रखें, अदरवाइज नहीं तो हम चलान करेंगे। बिल्कुल, हम आपको फाइन करें। आपको अपनी टीम एक प्रॉपर कैंप हमारे यहाँ क्या है, बदामी बाग है और उसके बाद सिंहपुरा 2 मंडी है जहाँ पे मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है। दोनों में गंभीर सूरत हाल है, ना आपको गाड़ी पार करने की कोई जगह मिलती है, अगर गाड़ी पार कर लें तो फिर उतरने को दिल नहीं करता, तो उतने पाँव कहाँ रखें। ये सारी चीजें जो है हकीकत है। इसलिए जहां आप पाँव नहीं रखना चाह रहे, वहां से सब्जी कौन खरीदेगा, वहां से फ्रूट कौन खरीदेगा। इसलिए मेरे ख्याल में ये ट्रॉलीज, ये बाइक्स पे सारी जो चल रहे होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि सफाई हम आज अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन ये जिस तरफ अब तवज्जो आई है, इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वो जगह है जहाँ से आपने हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की बात करनी है, जहाँ से आपने लोगों को अच्छी खुराक की बात करनी है कि आपको फल सब्जी जो है वो एक तो मयारी और अच्छी कीमत पे और फिर साफ सुथरी जगह से मुयसर हो। तो ये मेरे ख्याल में इस तरफ गवर्नमेंट को, और आपने जो जिक्र किया है बेसिकली उनकी जिम्मेदारी है, सीएम की नहीं जिम्मेदारी। सीएम ने सिर्फ डायरेक्ट करना है, इंतजामिया की जिम्मेदारी है। रोटी की कीमत जो है वो इस टाइम हर जुबान ज़दे आम है ये सिलसिला, क्योंकि पहले तो था जी गैस नहीं आ रही है तो उनको सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ा है तंदूर मालिकान को, बट अभी तो काफ़ी हद तक मामला भी हल हैं। लाहौर के जो बेसिक इशू थे ना हमेशा से, वो क्या रहे हैं, वो तजावज़ात रही है, वो सफाई सुथराई की सूरत हाल रही है, और उसके बाद महंगाई।
महंगाई, प्राइस कंट्रोल इस रही है टाइम ना बहुत बड़ा कि मसला है। आपकी जो है सरकारी रेट लिस्ट तो जारी हो जाती है सुबह सवेरे फजर के बाद अगर जारी हो महंगाई जाती है, कहते हैं ना कि हमने कम की है, लेकिन तो हम उस कहते पे हैं मान लिया हाँ, कम की है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी तो कोई बिल्कुल करा ऐसे। देना। लोगों का मसला तो वहीं का वहीं है। लेकिन सरकारी कीमत पर वो चीज़ें जो है दस्तयाब नहीं होती थी। लेकिन जब वज़ीर आला ने ओहदा संभाला, उसके बाद जो सबसे पहला काम इन्होंने किया था ना, इन्होंने सबसे पहला जो काम किया था वो तजावज़ात और सफाई सुथराई नहीं था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि लाहौर शहर में जो रोटी की कीमत है सरकारी, उस पर रोटी दस्तयाब होगी। और हम लोग हंसते थे, हमने कहा था ये कैसे नहीं करवा सकें, क्यों? क्योंकि बाकी हुकूमतें जो है वो नहीं करवा सकें, लेकिन इस हुकूमत ने वो करवाया नान मेरे ख्याल कि से 30 रुपए का मिल रहा है। अब आपको बताते हैं ना, मैं बताता हूँ अभी, आप वो छोड़ें, अभी आपको मैं सिचुएशन जो है ना वो हकायक वो बताता हूँ। पूरे लाहौर में रोटी वाकई सरकारी निर्खों पर मिलना शुरू हो गई। और हैरानगी वाली बात थी, और वो वजह क्या थी कि आपके जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट थे, आपकी जो जिले इंतजामिया थी, आपकी जो टाउन इंतजामिया थी, वो फील्ड में निकली, उसने इम्प्लीमेंटेशन करवाई, और लाहौर के हर तंदूर पर रोटी जो है वो सरकारी निर्खों पर फरोख्त हुई। ये अब कुछ अरसा जो है वो हमें देखने में चीज सामने आई, तकरीबन 2 महीने 3 महीने ये सूरत हाल रही, और वाकई हम हैरान हो गए कि ये कैसे मुमकिन है। एक भी ऐसा तंदूर नहीं था जो रोटी महंगी बेच रहा हो। उसके बाद क्या हुआ? माजरत के साथ दोबारा से अब मनमानी कीमतें जो है वो वसूल की जा रही हैं शहर के, आप कहीं भी चले जाए। अगर हुकूमत हमें मुझे वाइंड अप करने का कहा जा रहा है, इंतजामिया को मुतहरिक होना चाहिए। हम आपको ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। अच्छा जी, हम अगली खबर की तरफ आ रही है। शहर के मजीद 48 पॉइंट लाहौर पार्किंग कंपनी के हवाले। लाहौर पार्किंग कंपनी के जेर इंतजाम साइट्स की कुल तादाद 200 हो जाएगी। नई साइट्स भी पहले से मुकर्रर पार्किंग फीस वसूल की जाएगी। बाईसाइकिल 5, मोटरसाइकिल 10, गाड़ी की 30 रुपये, कोस्टर वैन ट्रैक्टर की फीस 50 और बस ट्रक की 100 रुपये पार्किंग फीस होगी। मजीद 48 पॉइंट का मतलब है अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे। मैं आप यकीन जाने, अगर कोई खून माफ हो ना, तो मैं लाहौर पार्किंग कंपनी में जितने अफसरान बैठे हैं सबकी गर्दनें उड़ा दूं। हराम खा खा के ये लोग, पता नहीं क्यों इनके पेट नहीं भरते। मुझे ये बताएं कि जब पता है इनको, मुझे जो कीमतें आपने बताई हैं, जो निर्ख आपने बताए हैं, लाहौर में कहाँ है? सवाल ही नहीं पैदा होता। कहाँ साइकिल 10 रुपए, मोटरसाइकिल 20 रुपए, गाड़ी 30 रुपए जो है वो है। अब मैं खुद देख रहा हूँ कि बरकत मार्केट में भी इन्होंने वो पूरी बरकत मार्केट के एंटर एग्जिट पर इन्होंने बाकायदा बोथ जो है वो लगा दिए हैं, ताकि वहां पर जो है वो गाड़ियां हैं तो उन्हें स्टार्ट पे, जैसे लिबर्टी में, वो तो लिबर्टी। चलिए इंशाल्लाह हम आने वाले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। ब्रेकिंग की वजह से टाइम बहुत कम रह चुका है। थैंक यू सो मच नाज़रीन। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बहुत ही अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आपको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, उसकी अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं और आप मुतल्लिका डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन तंदुरुस्त इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारा दिमाग भी उतना ही तंदुरुस्त हो। अब हमें इसकी अलामात नहीं पता होती, हमें सर दर्द क्यों हो रहा है, मुसलसल क्यों रह रहा है, हम मुसलसल थके हुए क्यों हैं। हाँ, बहुत सारे लोग बार बार जो हैं फेंट हो रहे होते हैं, बेहोश हो रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता। हाई ब्लड प्रेशर हमारे दिमाग पे किस तरह से असर कर रहा है, ये जो टेंशनें, परेशानियां आजकल चल रही हैं, हर बंदा परेशान है, ये हमारे दिमाग पे किस तरह से असर कर रही हैं। हमें इन चीज़ों का इदराक ही नहीं होता क्योंकि ये चीज़ें बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होती। बट ये सिस्टम अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा पेचीदा बनाया है, और जितना पेचीदा बनाया है उतना ही अहम है, क्योंकि हमारा हर मैसेज यहाँ से मिलता है तो हम प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। हमारे आज के मेहमान इस पे ख़ास तौर पे रोशनी डालेंगे कि दिमाग का हमारे जिस्म में रोल क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है और कितना अहम हिस्सा है हमारी बॉडी का। प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब न्यूरो सर्जन हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। वो नॉर्मली मैंने कहा ना कि कोई भी बीमारी हो ज़ाहिर होती है, हमें पता होता है हमने फ़लान डॉक्टर के पास जाना है। दिमाग का अगर कोई मसला है तो हम जल्दी डायग्नोस नहीं कर पाते हैं कि ये कोई मसला है, तो हमें लाजमी तौर पर किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना है। कुछ आम सिम्टम्स आप बताना चाहेंगे कि हमें पता हो कि हमारा कोई दिमाग का मसला चल रहा है और हमने मुतल्लिका डॉक्टर के पास जाना है? 4 बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिससे हम ये समझते हैं कि ये दिमाग का मसला है कि नहीं है। पेशेंट रोज़ाना सुबह उठे और खाली पेट उठते ही उसको उल्टी आ जाए, रोज़ाना सुबह उठे और कहे कि मेरे सर में मुसलसल दर्द है, उसको मिर्गी के दौरे शुरू हो जाए और उसको परसिस्टेंट हेडेक हो, मुसलसल सर में दर्द रहता हो,
जब वो उल्टी करे तो उसका दर्द ठीक हो जाए, तो ये निशानी है कि इसके दिमाग के अंदर गड़बड़ है। इसी तरह अगर यंग पेशेंट है, उसकी नज़र डिस्टर्ब हो रही है, बहुत तेज़ी से नज़र गिर रही है, कोई बच्चे हैं उनके कद नहीं बढ़ रहे, एज बढ़ रही है, तो हम समझते हैं कि ये दिमाग का मसला है। ठीक हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि जी ये लामात बता दी गई हैं और इस पे आपने गौर भी करना है। आज के मेन टॉपिक की तरफ मैं आना चाहूँगी। आज का हमारा टॉपिक है जी ब्रेन हैमरेज। डॉक्टर साहब, ब्रेन हैमरेज क्या होता है? दिमाग के अंदर खून के आ जाने को ब्रेन हैमरेज कहते हैं। ये दो किस्म का होता है, एक होता है ट्रामा की वजह से और एक होता है खुद ब खुद हो जाना, स्पॉन्टेनियस जिसको हम कहते हैं, जिसकी कोई रीज़न जिसकी कोई रीज़न नहीं होती। ठीक है। ये जो स्पॉन्टेनियस है, इसकी सबसे बड़ी वजह स्मोकिंग है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मिलाइटिस है। तो ये और कुछ विरासती बीमारियाँ हैं। अच्छा, यानी जेनेटिक भी होता है? बिल्कुल होती है। सही। सो क्या इसके लिए कोई एज भी होती है कि इस एज में जाकर, या किसी भी एज में हो सकता है? मिडल एज इज द कॉमन एज, 30 to 50 ये सबसे कॉमन। सही। सो डॉक्टर साहब, मुझे ये बता दीजिएगा, जो आपने कहा किसी ट्रॉमा की वजह से, वो ये होता है कि हम एकदम से टेंशन ले लेते हैं, कोई बुरी खबर सुनी किसी ने और एकदम से ब्रेन हैमरेज हो गया, ये सिचुएशन होती है? देखिए, ट्रॉमा कहते हैं चोट लगने को। अच्छा। एक बंदा बाइक पे जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी को पहले वो खून पतला करने की दवाई ले रहा है, यकदम गाड़ी को ब्रेक लगाई और उससे उसको जोर से जर्क लगा सर को, उससे हो गया। अच्छा। इसी तरह वो गिरा है ऊपर से नीचे, उससे हो गया। ये ट्रामेटिक है। और जो मैं स्पॉन्टेनियस बता रहा हूँ, इसमें पेशेंट का इन सारी चीज़ों का होना ज़रूरी नहीं है। ये बैठा हुआ है और बैठे ही इसको ज़ोर से सर में दर्द हुआ, उल्टी आई और बेहोश हो गया। या लोग जिसको आजकल मिग्रेनस पेन कहते हैं, वो मिग्रेन का दर्द समझता रहा, इलाज करवाता रहा, सीटी स्कैन या एमआरआई हुआ नहीं, पेशेंट के अंदर शरियानों का एक गुच्छा इकट्ठा हो गया, उसको एवीएम कहते हैं। इसी तरह एक पेशेंट है, उसको ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, वो मेडिसिन कभी लेता है, कभी छोड़ देता है, कभी किस हकीम के पास, कभी किस डॉक्टर के पास, तो उससे जो ब्लड ब्लीड होगा, ये सारे स्पॉन्टेनियस में आएंगे। सही हो गया। इसका इलाज क्या है डॉक्टर साहब? अब हम ये देखते हैं कि क्या ये ट्रामेटिक है कि स्पॉन्टेनियस है। अगर ट्रामेटिक ब्रेन इंजरी है तो एट द स्पॉट उसका इलाज होना चाहिए, विद इन 6 आवर होना चाहिए। सर्जरी होती है? सर्जरी। ठीक है। डिपेंड करता है कि क्या ज़्यादा तो नहीं, अगर ज़्यादा नहीं है तो हम बगैर सर्जरी के इलाज करते हैं। अगर ज़्यादा हो गया है, पेशेंट बेहोश है, होश में नहीं आ रहा, तो उसकी सर्जरी होती है। अब आ जाए स्पॉन्टेनियस पे, जो कि सबसे फेवरेट टॉपिक है और लोगों को इसका पता नहीं होता, जिसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। अच्छा। स्पॉन्टेनियस ब्रेन हैमरेज में मैंने पहले बताया 3 टाइप हैं। एक को कहते हैं सब अरेक्नॉइड हैमरेज, दिमाग की झिल्लियों के अंदर से खून बाहर का आ जाना, दूसरा शरियानों का इकट्ठा हो जाना और तीसरा ब्लड प्रेशर का अनकंट्रोल हो जाना। पहले 2 जो मैंने बताई हैं, इनका डेफिनेटिव ऑपरेशन होता है, और जो ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से है, इसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं कि क्या ऑपरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सही हो गया। डॉक्टर साहब, इसका 100% इलाज मौजूद है और ये काबिल इलाज है? सब अरेक्नॉइड हैमरेज और एवीएम, जिसको मैं दूसरी टाइप कह रहा हूँ, इसका 100% इलाज है और मुकम्मल सही इलाज। और डॉक्टर साहब, हमने तो ये सुना है कि सबसे पेचीदा तरीन सर्जरी होती है दिमाग की। इसमें कोई शक नहीं। इसके लिए कितना वक्त दरकार होता है अगर ब्रेन हैमरेज के मरीजों की सर्जरी वगैरह हो रही है? देखिए, मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज जनरल हॉस्पिटल से हूँ। हमारे पास अगर कोई पेशेंट ब्रेन हैमरेज का विद इन 24 आवर आ जाए तो हम विद इन 72 आवर ऑपरेट कर देते हैं। अब मसला ये है कि लोग पहले आम डॉक्टरों के पास जाते हैं, फिर हकीमों के पास, फिर अल्लाह वालों के पास, फिर जब वो 3 दिन गुजार चुके होते हैं तो चौथा दिन शुरू होता है, इस पर सर्जरी रिकमेंड कोई नहीं करता। अच्छा। 4 to 14 डेज़, ये 2 लफ्ज़ ऐसे हैं, 4 डेज़ से 14 डेज़, इसके दरमियान में जो भी सर्जरी करेगा नुकसान पेशेंट को होगा। फिर हमें 14 डेज़ तक वेट करना पड़ता है, फिर ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। सही, यानी 14 दिन बाद फिर ऑपरेशन। अगर आप तीसरे दिन नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद फिर आपको 14 दिन वेट करना पड़ता है। उसकी क्या मंतक होती है डॉक्टर साहब? उसकी मंतक ये होती है कि जब ब्लीड कर जाती है शरियान, तो फिर वो यकदम उसका रिएक्शन ऐसा आता है कि वो सुकड़ जाती है। ठीक है। जब वो सुकड़ेगी तो ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन कम जाएगी, ब्लड कम जाएगा, ब्रेन सूज जाएगा।
इस दौरान मरीज की कंडीशन क्या होती है? वर्स हो जाती है। पेशेंट की 3 बड़ी बड़ी अलामात होती हैं। पेशेंट रेस्टलेस होगा, ठीक है। उसकी गर्दन अकड़ जाएगी, और सबसे आखिर में पेशेंट ऐसा ऐसे ड्रोजी होना शुरू हो जाएगा। सही। सो डॉक्टर साहब, बज़ाहिर कुछ नजर नहीं आ रहा होता कि पेशेंट के साथ ये मसला चल रहा है? पेशेंट गर्दन पे हाथ रखेगा और चीखेगा कि मेरी गर्दन फट रही है, मेरा सर फट रहा है, और अगर ये ज्यादा ब्लीड हो जाए तो फिर उसकी एक साइड भी मारी जा सकती है, फिर बाकी सारे मसाइल हो सकते हैं। सही। सो ब्रेन हैमरेज के मरीज जो हैं, उनकी सर्जरी के बाद उनका रिकवरी का प्रोसीजर क्या होता है, और क्या ये दोबारा होने के भी चांसेस होते हैं? अब अगर हम बात करें सब रेकग्नाइज्ड हेमरेज की, जो पहली टाइप मैंने बताई है, तो इसके अंदर सर्जरी का टाइम 4 से 5 घंटे है। ठीक है। इसकी 2 किस्म की सर्जरी होती है, एक दिमाग को खोल के और एक दिमाग को खोले बगैर। अगर दिमाग को खोल के करेंगे तो 4 से 5 घंटे की है, डेफिनेटिव सर्जरी है, उसी वक्त होगा, और 2 से 3 दिन के बाद पेशेंट को छुट्टी। ठीक है। दूसरी सर्जरी जिसको एंडोवास्कुलर कहते हैं, ये भी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में हो रही है। इसके लिए पेशेंट का कोई कट नहीं लगता, जिस तरह दिल में हम स्टेंट डालते हैं इसी तरह ये कॉइल डालते हैं, उस जगह को ब्लॉक कर देते हैं। बट ये डेफिनेटिव सर्जरी नहीं है, 10 साल 8 साल के बाद ये रीब्रीड कर सकता है। ठीक है। लाइफ क्वालिटी तो इससे डिस्टर्ब नहीं होती? बिल्कुल नहीं। सही। सो डॉक्टर साहब, ब्रेन हैमरेज अगर एक दफ़ा हुआ तो कितने चांसेस हैं कि ये दोबारा भी हो सकता? 3% पर डे फॉर 1 मंथ। एक को आप अभी हुआ, 100 में से 3 पेशेंट को पर डे के हिसाब से फॉर 1 मंथ, देन 3% पर ईयर। ब्रेन हैमरेज के मरीजों को केयर क्या करनी है, अपना लाइफस्टाइल क्या रखना है, क्या इसके लिए कोई खाने पीने का परहेज भी होता है? खाने पीने का परहेज तो हमारे किताबों में होता ही नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपने ये जो चिकनाई फ्री चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल लेवल जिससे ना बढ़े, ये चीज़ें हमने इस्तेमाल, मतलब हम वो चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे बीपी ना बढ़े, शुगर कंट्रोल हो। लेकिन ये पक्की बात है कि ये दोनों चीज़ें, एवीएम और सब रेकग्नाइज्ड हेमरेज, ये किसी दूसरी चीज़ को नहीं देखते। ठीक हो गया जी। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद ही हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये शदीद गर्मी जो हीट स्ट्रोक के बार बार ऐलानात किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि इससे आपने महफूज रहना है, हमारे दिमाग पर किस तरह से असरअंदाज होती है डॉक्टर साहब? देखें, बात ये है कि हमारे बच्चे जो हैं वो आजकल बहुत नाज व नाम में पले हुए हैं, बहुत ज़्यादा नफीस तबीयत के भी हैं, हम सर कवर भी नहीं करते। एग्जैक्टली। पसीना भी बहुत होता है, डिहाइड्रेशन भी बहुत होती है। जब पसीना बहुत आएगा, पानी की कमी होगी, खून गाढ़ा होगा, तो सप्लाई हर जगह पे कम होगी। जब सप्लाई कम होगी, मैं बहुत सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, जब सप्लाई कम होगी तो ये बच्चे फेंट होके गिर जाएंगे। स्कूल से ऐसी खबरें आती है ना, हम शेयर करते हैं कि सुबह के टाइम बच्चा फेंट होके गिर गया। और अगर बड़ी उम्र का है, मतलब मोर देन 30 ईयर है, तो ये इररेलेवेंट टॉक करेगा, इसको हेलुसिनेशन शुरू हो जाएगी दिमाग की सोजेस की वजह से, क्योंकि उसको खून नहीं मिल रहा। डॉक्टर साहब, आजकल हम अक्सर ये भी खबरें सुनते हैं, रास्ते में चलते चलते कोई गिर गया तो उसको मिर्गी का दौरा पड़ गया, तो ये क्या गर्मी की शिद्दत की वजह से होता है? बिल्कुल नहीं, मिर्गी अलहदा चीज़ है, गर्मी की शिद्दत अलहदा चीज़। सिर्फ मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर किसी ने रास्ते में चलते हुए किसी पेशेंट को देखा और फिर वो उसने देखा कि वो गिर गया है, ऐसे उसकी कंडीशन हो गई है टिपिकल, ऐसे 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 कर रहा है, तो खुदारा उनका मुंह खोल के लोग पानी डालते हैं। बिल्कुल। और ये पता नहीं क्या क्या घर में उनके दांत तोड़ दिए जाते हैं चम्मच घुसा घुसा के। मेहरबानी करके सिर्फ एक ही मैनूवर है, पेशेंट को लेटल कर दें और नेक को एक्सटेंड कर दें, पेशेंट को सिर्फ करवट पे लिटा दें, कुछ समझ नहीं आती तो उल्टा कर दें। कम से कम पेशेंट के मुंह में पानी डालेंगे तो क्योंकि उसकी ज़बान पहले ही से पीछे लगी होती है, उसको नमूनिया हो जाएगा, फेफड़ों में पानी चला जाएगा, बजाय फ़ायदा करने के हम नुकसान कर रहे हैं। यानी आपने उस टाइम पे कुछ पेशेंट के मुंह में नहीं डालना, खाने कुछ नहीं डालना, सिर्फ उसकी गर्दन को एक्सटेंड कर देना है, गर्दन को सीधा एक्सटेंड कर दें और उसको साइड पे कर दें और कुछ नहीं। तो डॉक्टर साहब, ये सिचुएशन क्या खुद ही थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाती है? विद इन 1 to 3 मिनट से ठीक हो जाती है। अगर 5 मिनट से ज़्यादा हो तो ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है। फिर
अच्छा, आपको क्या फौरी तौर पर पेशेंट को हॉस्पिटल मुंतकिल करना है? फौरी तौर पे ऑन साइट जो है हम पेशेंट को लेटल साइड पे करेंगे, पेशेंट के इर्द गिर्द हवा आने देंगे, उसको गैदरिंग नहीं करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि पेशेंट को हम ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे ऑक्सीजन हो। डॉक्टर साहब, अगर ये ही आपके साथ बार बार रिपीट हो रहा है तो फिर ये मिर्गी है। ठीक है, फिर ये मिर्गी है, फिर इसके टेस्ट होने चाहिए। अब काबिल इलाज है मिर्गी? मिर्गी की दो किस्में हैं, एक प्राइमरी जिसकी कोई वजह ही नहीं पता लगती, एक सेकेंडरी जिसकी वजह पता लगती है। ठीक है, मिर्गी काबिल इलाज भी है और कंट्रोल के काबिल भी है। जेनेटिक होता है ये भी डॉक्टर? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, इसके लिए कोई मर्दों खवातीन की शर्त नहीं है कि मर्द हजरात में होती है, खवातीन में बिल्कुल। होती है? तो वो जो जूती सुंघाने वाला एक हम सुनते आ रहे, बचपन से ही सुनते आ रहे, एंड एक्चुअली लोग करते भी हैं ये, तो ये मिथ है क्या? मैंने हदीस की किताबों में पढ़ा है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दफ़ा वो एक बेहतरीन कपड़े से नाक साफ़ कर रहे थे तो अपने आप से कहने लगे, अबू हुरैरा तुझे वो वक्त भी याद है जब तुझे भूख की वजह से बेहोशी के दौरे पड़ते थे और लोग समझते थे इसको मिर्गी हो गई और तुझे जूता सुंघाया जाता था। मैं अब ये फील करता हूँ इस स्टेज पे आके कि जूते में स्मेल इतनी होती है कि बंदा जो है यकदम अब्रप्ट हो जाता है अपनी जगह से। अच्छा, इसके अलावा कोई और मिथ नहीं है। ये अरबों की तरफ से चली आ रही है ये मिथ। सही। सो मतलब इसकी रीज़न भी डॉक्टर साहब ने वाज़े तौर पर बयान कर दी है। डॉक्टर साहब, हम अक्सर देखते हैं लोग बहुत ज़्यादा टेंशन, आजकल तो हर बंदा टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी बच्चों में, बड़ों में, ख़वातीन में, मर्द हजरात में, मुख्तलिफ रीज़न की वजह से। मैं तो कहती हूँ हमारा ये कुछ सोशल मीडिया का रोल है इसमें, कुछ हमारा सेटअप ऐसा हो गया है, कुछ नो डाउट घरों के मसाइल ऐसे होते हैं, वर्क प्लेस पे लोगों को इतना स्ट्रेस होता है। सो ये कितना ख़तरनाक है, मुसलसल सोचते रहना, डिप्रेशन में रहना, इस्तराब में रहना, कितना ख़तरनाक है? सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्मल लाइफ को जो भी छोड़ेगा, वो इस तरह की कैफियत में आएगा। हम लोगों ने एक्सरसाइज करना छोड़ दी, वॉक करना छोड़ दी, नेचुरल इन्वायरमेंट को एंजॉय करना छोड़ दिया और उसके बाद जो हमारे ऊपर आफात आ रही हैं, हमारे इनकम कम है, ख़र्चे ज़्यादा हैं, हर बंदा मजबूर है। जिससे आप मिले हर बंदा यही कह रहा है। तो अगर आप हर वक्त स्ट्रेस में रहेंगे तो ना आपका घर ठीक होगा, ना जहन ठीक होगा, ना आप काम कर सकेंगे, ना किसी से करवा सकेंगे। डॉक्टर साहब, कुछ लोग होते हैं कि बड़ा हर चीज़ के बारे में ना टेंशन लेते हैं, वो मतलब उतना परफॉर्म नहीं कर पाते जितना सोचते हैं। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल लापरवाही की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। सो ये जो मुसलसल सोचने वाले, टेंशन लेने वाले लोग होते हैं, इनका अलग ही माइंड सेट होता है क्या ये स्पेसिफिक किस्म के लोग होते हैं? हम इनको टाइप ए पर्सनैलिटी कहते हैं। ठीक है। टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग उनको कहते हैं जो हर चीज़ में परफेक्शन चाहते हैं। मेरे कपड़ों पे साल ना आए और मेरे बिस्तर पे साल ना हो, मैंने पानी मांगा है मुझे 1 सेकंड में मिल जाए, शोर ना हो, बस हर चीज़ में ये लोग हर चीज़ को इनको हम टाइप ए पर्सनैलिटी कहते हैं। सारी मुसीबतें इन्हीं के अंदर होती हैं। और जो आपने दूसरी कैटेगरी बताई है, ये तो ऐसे अल्लाह वाले, इनको कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है, वो अलग ही लोग होते हैं। खैर, इसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला जो कि मैं डॉक्टर साहब मौजूद हैं तो मैं चाह रही हूँ कि हम ज़रूर डिस्कस कर लें। बहुत सारे लोग जो हैं बिल्कुल ही बेखबर होते हैं और लास्ट स्टेज पे जाके आपको पता चलता है कि आपको दिमाग का कैंसर है। डॉक्टर साहब, इसके अलामात क्या हैं? दिमाग के कैंसर की 2 बड़ी बड़ी अलामात हैं, मुसलसल सर का दर्द या मिर्गी के झटके। ठीक है। अगर ये ऊपर वाले दिमाग में है और अगर पीछे वाले दिमाग में है तो चलते हुए डगमगा जाना और उल्टी सुबह उल्टी। डॉक्टर साहब, आपने ऊपर और पीछे वाले दिमाग में कहा, हमें इस पे भी रोशनी डाल दें। हमें दिमाग को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। ठीक है। एक दिमाग को कहते हैं फोरहेड और एक कहते हैं दिमाग का वो हिस्सा जो कि नीचे होता है, जो दिमाग की जड़ के साथ जुड़ा होता है, जिसको हाइंड ब्रेन कहते हैं। तो जो फोरहेड होता है, इसका काम होता है आपके ये जो सारे मामलात को देखना, आप इंसान हैं तो इंसानियत के दायरे में रह के काम करना, आपकी हैबिट्स को बनाना, आपकी यादाश्त को रखना,
ये सारी चीज़ें फोरहेड करते हैं। और हाइंड ब्रेन जो पीछे नीचे वाला सर होता है, जिसको सेरिबेलम कहते हैं, इसका काम होता है आपको बैलेंस रखना, आपके सांस को कंट्रोल करना, निवाला जो अंदर जा रहा है उसको कंट्रोल करना, अच्छा, जो सांस ले रहे हैं उसको कंट्रोल देखिए करना। हमारी पूरी जिंदगी का दारोमदार हमारे दिमाग पर है, इस चीज़ को आप समझ लें। सो डॉक्टर साहब, हम अलामात का जिक्र कर रहे थे, सो इसकी अलामात आप बता दें। अगर पेशेंट को हाइंड ब्रेन का मसला है, दिमाग छोटे दिमाग का मसला है यूँ कहा जाए, तो पेशेंट चलेगा तो डगमगाएगा, किसी एक साइड पे मुसलसल वो कहेगा कि मैं लेफ़्ट साइड पे गिरता हूँ। इसी तरह उसके सर में शदीद दर्द होगा, रात को सोते हुए दर्द बढ़ जाएगा, जब वो सुबह उठेगा उसे ज़ोर से उल्टी आएगी और वो ठीक हो जाएगा या बेहतर हो जाएगा। ये दिमाग के पिछले हिस्से, नीचे वाले हिस्से या छोटे हिस्से या हाइंड ब्रेन के अलामात हैं। और अगर ऊपर वाले हिस्से में है तो इसको अब दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक सेंट्रल और एक पेरिफेरल। अगर सेंट्रल में है तो नज़र कमज़ोर होगी और कद छोटा हो जाएगा या कद बहुत बड़ा हो जाएगा, जैसे आलिम चना का है। अच्छा, इसी तरह इसकी सिर्फ अलामात यही होगी कि अगर फीमेल है उसके मेंसेस नहीं आएंगे, मेल है तो वो मर्दाना तौर पे कमज़ोर होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल होती है। डॉक्टर साहब, दिमाग में जो हर तरह की डिफरेंट तरह की ऑब्वियसली गिल्टी होती होगी, तो वो कैंसर ही होता है कि दूसरी टाइप की भी? दिमाग में गिल्टियाँ हम यूँ कहें कि दो टाइप की हैं, एक को हम कहते हैं बीनाइन, एक को हम कहते हैं मलिग्नेंट। बीनाइन वो होती है जो एक दफ़ा निकल गई दोबारा नहीं होती, मलिग्नेंट वो होती है जिसको आप कैंसर कहते हैं, और वो दोबारा अगर निकाल भी दे तो दोबारा हो चांसेस होते हैं। सो हमारे यहाँ इसका इलाज मौजूद है, ये काबिल इलाज है? बिनाइन हर जगह पे काबिल इलाज होता है। जो मलिग्नेंट है, जो कैंसर है, इसको हम निकाल देते हैं और उसके बाद इसको रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी मतलब ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भिजवा देते हैं। डॉक्टर साहब, इसके चांसेस को कम कैसे किया जा सकता है, प्रिवेंशन की, क्योंकि हम पहले बात करते हैं। सो प्रिवेंशन के पेश नज़र से आप क्या सजेस्ट करेंगे? अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली मैनेजमेंट, बस यही इसका इलाज है और यही इसके बेहतर होने के चांसेस हैं। इज देयर एनी रीजन कि जिसकी वजह से ये हो जाती है? सिर्फ ट्रॉमा है, बार बार सीटी स्कैन का करवाना है, रेडियोथेरापी पे एक्सपोज होना। लोगों को इतना आउटडोर में आ जाएंगे, मेरे सिर में दर्द है, मेरा सीटी स्कैन कर दो। मैं इनसे कहा करता हूँ कि एक फीमेल प्रेग्नेंट हो उसे हम एक सादा एक्सरे नहीं लगवाते, और एक सीटी स्कैन के अंदर 1000 स्कैन के बराबर, 1000 एक्सरे के बराबर शुआएं होती हैं। अच्छा, तो 7% विद इन 15 ईयर में चांसेस हैं जो बार बार स्कैन कराएगा उसके अंदर ये मसला होगा। ये आपने बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया है कि बार बार स्कैन कराना कितना खतरनाक होता है। कुछ वहमी लोग होते हैं ना, हाँ ऐसे कराए जाते हैं कि जी मुझे ये मसला है तो मैं जाके स्कैन करा लूँ। नहीं जी, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। डॉक्टर साहब ने बता दिया। डॉक्टर साहब, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ब्रिलियंट लोग होते हैं आपकी तरह के, तो क्या अल्लाह ताला ने उनको स्पेशल दिमाग दिया होता है? मुझसे ये सवाल ना अक्सर करते हैं। हाँ। मैंने MBBS के बाद हिफ्ज़ किया, मुझसे अक्सर ये सवाल किया जाता है कि जी कि आप लोग मतलब मैं ये समझता हूँ कि फोकस करना किसी भी चीज़ पे, आपने एक काम को, बाज़ लोग होते हैं कि वो 4-5 काम ज़हन में सोच लेते हैं और फिर कंफ्यूज रहते हैं। हाँ। तो अपने आप को फोकस करें, मैंने क्या करना है, और उस पर कंसंट्रेट करें, आप ज़हीन बन जाएंगे। ये आपने अपनी कामयाबी का हमें राज बता दिया। एक ही चीज़ सीखी। तो वो लोग जो चाहते हैं कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, अपने बच्चों को किसी भी फील्ड में माहिर बनाएं, तो डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है। अपने बच्चों को सिर्फ फोकस रहना सिखा दें, जिस काम में वो हैं उसको मेहनत और लगन से करना सिखा दें, तो माशाल्लाह ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने आ सकती हैं। मैसेज देखने वालों को क्या देना चाहेंगे? एक तो हुकूमत को भी दे दें थोड़ी। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम कराची के अंदर 3 गामा नाइफ लग चुके हैं और 2 साइबर नाइफ लग चुके हैं। ये वो हैं जो एक ही दफ़ा पेशेंट जाता है, हम उसका ऑपरेशन करते हैं, एक ही दफ़ा जाता है और जाके उनको शुआएँ लगती हैं और अगले दिन वो घर चला जाता है। अच्छा। पंजाब में अभी तक कहीं पे भी नहीं। मैडम इतने सारे काम करा रही हैं, मैडम मरियम नवाज की बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है CM साहिबा से कि ये मरीजों की फलाह के लिए डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। सो हमारी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कम अज़ कम हमारा सिर्फ एक साइबर नाइफ लगा है गुर की हॉस्पिटल में, वो भी किसी ने डोनेट किए। हमारे पास कम अज़ कम पंजाब के लोगों के लिए, जहाँ पे अफगानिस्तान के लोग भी आते हैं। डॉक्टर साहब, इसकी कमी महसूस होती है अस्पताल में? बहुत बेतहाशा।
अब शौकत खानम है या अनमोल हॉस्पिटल है, इन सारों के पास पुराने कन्वेंशनल तरीके से ये कर रहे हैं। जो न्यू रोबोटिक आ चुके हैं जहाँ पे एरर के चांसेस कम है, हमें ये रखना चाहिए, ये होने चाहिए हमारे पास। मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, जहाँ तक कि मैं मैसेज पहुँचाऊंगी, हम अपने सोशल मीडिया पे भी देंगे। नो डाउट आप मरीजों की पेन लेकर उनकी फलाह के लिए ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको तो फौरी हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारा माहौल बहुत डिपेंड करता है हमारे तंदुरुस्त रहने में, हमारे ठीक ठाक रहने में, हमारे तवाना रहने में, हमारे चलते फिरते रहने में, हमारे एक्टिव रहने में। आजकल अगर हम देखें तो शदीद गर्मी है, जिसकी वजह से हर कोई निढाल नज़र आ रहा है। हीट वेव की वजह से सब लोग मुतासर हो रहे हैं। तो जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे इन्वायरमेंट पर ये जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, आया इसकी वजूहात क्या हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो कि हीट वेव का सबब बनते हैं। और फिर अगर आप अभी हीट वेव इतना शदीद हम देख रहे हैं, मौसम शिद्दत के साथ है, तो क्या सर्दियों में भी इसके असरात कुछ हमें नजर आएंगे? कुछ वहाँ पर भी मौसमियाती तब्दीली देखने में ऑलरेडी हमने देखा कि सर्दी का टेन्योर इस दफ़ा बड़ा छोटा रहा है। सो हमारे साथ जी माहिर माहौलियात मौजूद हैं, सारा आसिफ, उन्हें वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सारा। थैंक यू सो मच। वजूहात क्या बनती हैं इस तरह के मौसम की? हीट वेव अगर हम बैकग्राउंड देखें तो स्पेसिफिकली इसकी कोई वजूहात होंगी, क्या होती हैं? देखिए जो हमारे सीजनल चेंजेस है ना, वो तो एक फैक्टर है, लेकिन जो कि अगर हम पिछले 20 से 25 साल में देखें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं। तो पहले हमारे पास इतने एयर कंडीशनर्स नहीं होते थे, एक गली के अंदर शायद एक घर में होता था, अब हर घर में 4 से 5 एयर कंडीशनर्स हैं। द नंबर ऑफ कार्स हैव इंक्रीज्ड टू मच ड्रास्टिकली इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो ये सारे फैक्टर्स आपकी ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जाते हैं। तो होता ये है कि जब आपके ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग, आपका टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। हम बार बार इस बारे में बात करते हैं कि हमारे पास एक पेरिस एग्रीमेंट है, उसके मुताबिक हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि हमारा टेम्परेचर एनुअली 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम बढ़े, इससे ज़्यादा ना बढ़े। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ ऑल दीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पहले ज़मानों में हमारे पास घरों में बरामदे होते थे, आप पानी का छिड़काव करते थे, शाम में बैठ जाते थे। अब हर बंदा चाहता है कि बस एयर कंडीशनर ऑन करे और बैठ जाए। फिर इसके अलावा टेलीफोन वॉज वेरी ईजी, वी यूज्ड टू हैव जस्ट वन टेलीफोन एट होम। अब हर बंदे के पास फ़ोन है। तो जितने आपके गैजेट्स बढ़ते हैं, चाहे फ़ोन है, लैपटॉप्स हैं, आईपैड्स हैं, they are all contributing towards the infrared radiations. Those radiations definitely increase the temperature. तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो ये तो आने वाले टाइम में जिन चीज़ों की आपने निशानदेही की, ये बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल बढ़ती, तो फिर हमारा इन्वायरमेंट क्या मजीद इस तरह से शिद्दत वाला होता चला जाएगा? अनफॉर्चुनेटली इट्स ट्रू, एंड आई थिंक जितना जल्दी हम ये बिटर चीज़ जो सॉल्व कर लें उतना हमारे लिए अच्छा है। द एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट। सॉरी, अभी हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो उसका भी जो यूज़ है वो भी ग्लोबली टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा है। बिकॉज यू नो ऑल दीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपके गैजेट्स हैं वो रन कर रहे हैं पीछे, और उनको रन करने के लिए आपको एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स भी चाहिए, आपको टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स चाहिए। उससे क्या हो रहा है कि आपका जो बाकी का एनवायरनमेंट है वो सारी हीट बाहर जा रही है। जैसे रेफ्रिजरेशन की हम बात करते हैं या एयर कंडीशनर्स की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जनरेट करते हैं वो, विच आर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग। तो वो आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है उस वजह से। सही। सो टेम्परेचर किस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप जो रीज़न बता दिया आपने। अभी हम देख रहे हैं ग्रीनरी हमारे इर्द गिर्द नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और मेरे ख्याल से कोई इसको बॉदर भी नहीं कर रहा। कितना ख़तरनाक है ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि जो दरख्त होते हैं वो कार्बन सिक्वेंटर्स, हम कुछ दरख्तों को कहते हैं, वो इस कार्बन को कैप्चर कर लेते हैं। तो कार्बन कैप्चर करने से होता है ये कि आपके इर्द गिर्द जो कार्बन की वजह से टेम्परेचर का इंक्रीज़ हो रहा है उसको हम कर्टेल कर सकते हैं। सो प्लांटिंग दोज plants which are mindfully going to be actually responsible for reducing the amount of carbon, I think it's the best thing that we all can do. अपने घरों में अपने तौर पे करें। आई थिंक हमारी गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही है। अच्छा, मुझे ये बता दें कि आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी, अगर मेरे घर में छोटा सा लॉन है तो मुझे वहाँ पर कौन से ऐसे पौधे उगा लेने चाहिए जो कि फ़ायदेमंद है? अच्छा, इसमें आपके पास जो दीर का दरख्त है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप फलों के दरख्त जो लगाते हैं वो बड़े अच्छे हैं, उनको लगाएं, वो आपको साया भी देते हैं, और कार्बन कुछ उनमें कार्बन सिक्वेंसर्स भी होते हैं जो कि कार्बन कैप्चर कर लेते हैं। तो इस तरह के दरख्त जो कि सायेदार हों, अच्छा आपको प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा जो कैक्टस है उसको अगर आप मल्टीपल अमाउंट में रखेंगे ना तो वो बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन उसके अलावा वो
आपको क्या उसको कहते हैं, सेल्फ रेस्पिरेटरी होते हैं, तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन नहीं उनको चाहिए होती, और लॉन्गर टाइम में 15 दिन में एक दफ़ा आपने उनको वाटर करना है, तो कैक्टस के पौधे भी आप रख सकते हैं। सही। आने वाले टाइम में हम अपने मौसम में तब्दीलियाँ देख भी रहे हैं, आ रही हैं, तो कितनी मज़ीद तब्दीलियाँ आ सकती हैं और ये कितनी ख़तरनाक भी हो सकती हैं? अच्छा जी, ख़तरनाक तो ये बहुत होंगी, मैं डराना नहीं चाहती अपने व्यूअर्स को, लेकिन ये बात सच है क्योंकि हम जिस स्टेज पे बात चुके हैं ना, इससे अब आप आई थिंक ये वाली बात जो ग्लोबल वार्मिंग की है, या हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, ये आज से कोई 30-40 साल पहले से बात हो रही थी, बट इम्पैक्ट इसका अब आना शुरू हो गया है। सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट वर्स्ट, बट हम ये कर सकते हैं कि अच्छा, इसके अलावा हम इस पे बात करेंगे कि कितनी ख़तरनाक होंगी, तो आपने देखा कि विंटर्स हैव बिकम शॉर्टर, यस, तो वो और कम छोटे हो जाएंगे, और समर्स आर गोइंग टू बी मोर लॉन्गर एंड मोर ड्रेडफुल। आपने भी हीट वेव में हालांकि यूजुअली 3-4 साल पहले तक मई काफ़ी बेरेबल होता था, फैन से भी गुजारा हो जाता था, बट इस दफ़ा मई में ही हीट वेव आई है, जो कि हम जून में एक्सपेक्ट करते थे। तो आप ये देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग का नुकसान, अर्लियर समर्स, लॉन्गर समर्स, शॉर्टर विंटर्स एंड देन रेनफॉल पैटर्न्स। आपका इतना बुरा प्रेसिपिटेशन पैटर्न इफेक्ट हो रहा है, जिससे आपकी क्रॉप की जो फिर आगे प्रोडक्शन है वो अफेक्ट करेगी। जो आपके जो रबी और ख़रीफ हमारी 2 फसलों के मौसम होते हैं, रबी के लिए पानी की डिफरेंट ज़रूरत है, ख़रीफ के लिए डिफरेंट है। तो जब आप देखते हैं कि वो जब आपने क्रॉप प्लांट करनी थी उस टाइम पे बारिशें नहीं हुई, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई, तो फिर आपने आगे प्रोड्यूस कैसे करना है? सो दिस कैन लीड टू आपके पास छोटा ड्राउट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ, आप कहते हैं अलार्म एक बजता है कि अब बस आपके पास कहत साली होने वाली है, तो कहत साली नहीं कहते हम, बट आप उसको ड्राउट कहते हैं, बट अल्टीमेटली इट लीड्स टुवर्ड्स फैमीन, जिसको आप कहत साली कह सकते हैं। तो ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग का साइड इफेक्ट होगा। बारिशें भी कम हो रही हैं, बारिशें भी कम इसकी ये किस तरह से असरअंदाज हो सकता है? ये देखें, अभी बारिशें जब कम होंगी तो आपके पास लॉन्गर समर्स हैं, फिर इस तरह जैसे मैंने क्रॉप पैटर्न्स की बात की, तो आपकी पैटर्न्स इफेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसका एक प्रोसेस है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, अगर हम उसको यूटिलाइज़ करना चाहें तो वो नहीं कर पाएंगे, उससे आपकी जो अपनी नेचुरल वाटर रिसोर्सेज है ना, उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से, बारिश जो आपकी आ रही है नेचुरल तरीके से, उससे पानी इस्तेमाल करें, उससे फसलें उगा लें, या घरों में किचन गार्डनिंग करना चाहे वो कर सकते हैं, बट जो कि पैटर्न अफेक्ट होगा तो वो भी मुश्किल होगा। हम अपनी इन्वायरमेंट को किस तरह से फ्रेंडली अभी बना सकते हैं, क्योंकि अभी तो शिद्दत वाला मौसम है, बाहर निकलने को किसी का दिल नहीं करता, घर तक आप बैठ नहीं सकते। सो अपने इर्द गिर्द वाले इन्वायरमेंट को ठंडा रखने के लिए, बियरेबल रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो दरख्त, ये बहुत ज़रूरी है कि आप दरख्त लगाएं। अगर आप नहीं लगा सकते तो घरों में कुछ आउटडोर प्लांट्स रख लें, इंडोर प्लांट्स रख लें। कोशिश करें कि मॉर्निंग में और इवनिंग में पानी का छिड़काव करें, उससे आपके पास थोड़ा सा टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है, तकरीबन 1.5 से आधे से 1 डिग्री सेल्सियस तक। इसके अलावा आप कोशिश करें कि कम से कम बिला ज़रूरत आप AC ना इस्तेमाल करें। जब बहुत आपको सोने लगे रात में, आप शायद थोड़ी देर के लिए रन कर लें उसको, और आप कोशिश करें कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ चले जाएं, जैसे सोलर पे चले जाएं। उससे ये होगा कि आप सोलर एनर्जी के थ्रू जब अपने अप्लायंसेस को रन करेंगे तो जो लोड है आपका नेचुरल दूसरे इलेक्ट्रिकल सोर्सेज पे वो कम हो जाएगा। जब वो कम हो जाएगा तो नेचुरली आपका टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर में वो रिड्यूस करेगा। इसके अलावा जो गाड़ियों का इस्तेमाल है, अपनी गाड़ियों को आप चेक रखें, आपकी गाड़ियाँ धुआं ना छोड़ें, इंजन आपके बिल्कुल फिट हो, उनकी हेल्थ अच्छी हो, क्योंकि वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है टुवर्ड्स दी डिटीरियोरेटिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। और इसके अलावा पानी का इस्तेमाल करें, आप घरों खुद भी पिएँ, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। सही। गर्मी के साथ साथ, हीट वेव के साथ साथ, ये गाड़ियों का धुआं क्या हमारी जानों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है? बिल्कुल है, ये तो हम हर साल बात भी करते हैं, इस पर हम देखते भी हैं कि स्मॉग आती है, तो जो धुआं है इट कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स दी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 and 10। सो मैं ये बताना चाहूँगी, जो पार्टिकुलेट मैटर की बात हो रही है यहाँ पे, वो इतने बारीक ज़र्रे हैं कि वो सांस की नाली से आपके खून के अंदर भी शामिल हो जाते हैं, एंड देन दे कैन ऐड अप टू लाइक हार्ट डिजीज़ एंड एस्थमा, और इसके अलावा ब्रोंकाइटिस। तो ये वाली सारी चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं। तो धुआं आपके हेल्थ पे भी असरअंदाज हो रहा है, आपके एनवायरनमेंट पे भी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का भी एक फैक्टर है। सो प्लीज़ आई थिंक वी शुड ऑल बी वेरी माइंडफुल। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना है। इस मौसम में बेहतर यही है कि गैर ज़रूरी तौर पर आप घर से ना निकलें, सरों को ढांप के निकलें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। थैंक यू सो मच सारा, आपके टाइम का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद आते हैं जी। ब्रेक के बाद जी आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। जिनकी बर्थडे है जी वो वेट कर रहे होते हैं जी, तो आ जाते हैं आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ। एहसन रज़ा की सालगिरह है, चौधरी फयाज
मीरब इजाज भट्ट, मोहम्मद अबूजर की सालगिरह है, मोहम्मद कासिम, और इसके बाद जी हानिया की सालगिरह है। इसके बाद जी यूनियन काउंसिल 216 की समाजी शख्सियतें हैं, जैगम लतीफ़ साहब, इनकी भी सालगिरह। आप लोगों को मुबारकबाद जी, हैप्पी बर्थडे। अभी हमने अपना अगला सेगमेंट शामिल करना है। आज की रेट लिस्ट आपको बतानी है, हमारे रिपोर्टर तलहा ओपन मार्केट में मौजूद है, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। बिल्कुल, सरकारी नरफनामे के मुताबिक जो सब्जियों की और फलों की कीमतें हैं उसमें और ओपन मार्केट में जिन कीमतों पर सब्जियां और फल बेचे जा रहे हैं उसमें खासा फ़र्क देखने को मिल रहा है। अगर मैं बताऊं तो दर्जा अव्वल का जो आलू है वो 35 रुपये फ़ी किलो बिकना चाहिए सरकारी नरफनामे के मुताबिक, जो कि 40 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। इसी तरह दर्जा अव्वल का प्याज 35 की बजाय 40 और 50 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। टमाटर की कीमत जो सरकारी नरफनामे है उसके मुताबिक 30 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन वो भी 40 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। इसी तरह अदरक भी 500 की बजाय 550 रुपये, बंद गोभी, शिमला मिर्च, मटर, सुर्ख मिर्च, तमाम चीज़ों में, तमाम सब्जियों में 10 से 20 रुपये का फ़र्क देखने को मिल रहा है। अगर दूसरी तरफ देखें तो फलों की कीमतों में भी खासा फ़र्क देखने को मिला है। दर्जा अव्वल का जो सेब है वो 250 रुपये की बजाय 300 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है और 400 रुपये फ़ी किलो भी कुछ लोग बेच रहे हैं। इसी के साथ जो दर्जा दोम का सेब है वो भी जो कि 200 की बजाय 250 और 300 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। थैंक यू सो मच जी, आप अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।